The next topic that we are going to discuss is Newton's second law of motion. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कर चुके हैं. क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, an object which is at rest or in motion will remain at rest or in motion unless and until an external force acts on it. तो ये तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक कि कोई फोर्स उस पर लगता नहीं है. ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं. तो लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? तो देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था उसमें जो मेन सिनेरियो है वो क्या है कि जो नेट फोर्स जो लग रहा है, जो टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो कैसा लग रहा है? जीरो लग रहा है. ठीक है ना. हमने दो केस देखे थे. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कब होगा? जब मान लीजिए उस पर जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, वो फोर्सेस सारे के सारे इक्वल अमाउंट के हैं. ठीक है ना. ये मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं और चारों के चारों के हैं, इक्वल अमाउंट के फोर्सेस हैं. तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? नहीं करेगा. यानी कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा. तो इसका मतलब जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगा उसका असर हुआ? नहीं हुआ. तो इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे कितना है? जीरो है. ठीक है ना. ऐसी दूसरा केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन कैसी? यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी हम क्या मानेंगे कि जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो जीरो होगा. तो दोनों ही केस में जीरो होता है नेट फोर्स. ठीक है. तो ये तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो फॉर सिनेरियो वेयर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहां पे जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं होता. ठीक है ना. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि जो नेट फोर्स है वो हमेशा किसके बराबर आ रहा था? जीरो के बराबर आ रहा था. लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ में जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं आता है. ठीक है ना. अब इसको समझने से पहले हमको मोमेंटम समझना जरूरी है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है. ठीक है ना. तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है बेसिकली? तो देखिए, मोमेंटम बेसिकली क्या? एक प्रोडक्ट है. तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. तो मोमेंटम क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक मल्टीप्लिकेशन है. किस किस का? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. इसका क्या है? एक मल्टीप्लाई है ये. ठीक है ना. प्रोडक्ट होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं बेसिकली. ठीक है ना. तो इट इज डिनोटेड बाय P से हम डिनोट करेंगे. और एक देखिए प्रोडक्ट है, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है. और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया? क्योंकि देखिए वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. और वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम कोई भी स्केलर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आता है? वेक्टर ही आता है. तो इसका मतलब मोमेंटम भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है ना. तो वेक्टर के लिए हम क्या डालते हैं? इसके ऊपर एरो लगा देते हैं. ठीक है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. और इसके ऐसा यूनिट आप बता ही सकते हो. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? तो मास की होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. तो इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. और जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बॉल ऑफ 1 kg मास मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. कि कोई भी एक बॉल है जिसका मास कितना है? 1 kg है और किस स्पीड से मूव कर रही हो? 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपली. तो मोमेंटम भी कितना हो गया? 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, मास और वेलोसिटी के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसको आप क्या करोगे? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 1 × 10. तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 kg मीटर पर सेकेंड. तो ये तो हो गया मोमेंटम. अब बेसिकली मोमेंटम किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम डिपेंड कर रहा है आपका मास पे और वेलोसिटी पे. तो अब हम देख लेते हैं कि फोर्स कैसे डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पे. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन. यानी कि मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को लाना है तो उसमें फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है ना. तो अब हम देखेंगे कि फोर्स का क्या रोल है. ठीक है ना. तो फोर्स कैसे डिपेंड करता है मास के ऊपर? तो डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन मास. ठीक है ना. मास के ऊपर फोर्स का क्या रोल होगा?
तो देखिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश ऑब्जेक्ट्स विथ सेम वेलोसिटी हैविंग डिफरेंट मासेस। तो अब क्योंकि हमने क्या देखा था मोमेंटम के अंदर, मोमेंटम किसके बराबर है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम दो सिचुएशन इसमें लेंगे, अब हम फोर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, फोर्स को स्टडी करेंगे। लेकिन हम उसके लिए क्या देख रहे हैं पहले सिनेरियो में कि हम वेलोसिटी को तो सेम कर देते हैं, वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, ठीक है ना। और मास हमने क्या ले लिए, अलग अलग ले लिए, ठीक है ना। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास तो हमने अलग अलग ले लिए, लेकिन वेलोसिटी दोनों की हमने क्या कर दी, सेम कर दी। अब हम स्टडी करेंगे कि फोर्स कैसे अपना रोल प्ले करेगा उसमें, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश ऑब्जेक्ट्स विथ सेम वेलोसिटी हैविंग डिफरेंट मासेस। तो देखिए, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक तो बॉल है और एक कार है, दोनों के मास क्या है, अलग अलग हैं। इसका मास ऑब्वियसली बॉल का कम होगा और कार का मास ज़्यादा होगा, तो मास अलग अलग ले लिया हमने, लेकिन हमने क्या चीज़ सेम ली है, वेलोसिटी सेम ली है। मतलब हम इतना फोर्स लगाएंगे दोनों को कि उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम आ जाए, ठीक है ना। मतलब इसको हमने, इस बॉल को हमने फोर्स लगाया, मान लीजिए इतना फोर्स लगा दिया कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम इतना ही फोर्स लगाएंगे गाड़ी को ताकि इसकी वेलोसिटी भी कितनी आ जाए, 10 मीटर पर सेकंड आ जाए। ये मैं सपोज एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, कि हम इतना इतना फोर्स लगाएंगे दोनों के ऊपर कि दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है सेम हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी हमें क्या करनी है, सेम करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या नोटिस करोगे, ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, मतलब इस बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाने के लिए इस पे कम फोर्स लगेगा, जबकि गाड़ी को इतनी ही स्पीड से दौड़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इससे क्या समझे कि अगर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स भी ज़्यादा लगा, लगा कि नहीं लगा। तो द फ्री, ये तो खैर डायग्राम है, द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स आर द सेम। तो कहने का मतलब कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट हैवियर बॉडीज इन मोशन, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हमने क्लियर कर दी, ठीक है। तो फोर्स कैसे डिपेंड करता है मास के ऊपर। अब दूसरा केस हम ले लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि मास हम सेम कर देते हैं और वेलोसिटी हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हम देखेंगे कि वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है फोर्स, ठीक है।